हेलो नमस्कार। आज मेरे साथ गपशप विद सुनील में मिस्टर दीपक भार्गव, जो कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के सीईओ रहे हैं और बेसिकली एजुकेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और मैं एक्चुअली आपको कॉल चक्र में थोड़ा और पीछे ले जा रहा हूँ। अब तक जो मैंने बातचीत की थी वो मेरे कॉलेज के दोस्तों से की थी, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं और मेरे साथ अजमेर में ये ओसवाल स्कूल में पढ़ते थे। तो स्वागत है दीपक आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक, कहाँ से शुरू करें? स्कूल अजमेर में स्कूल की कोई याद है तुमको? हाँ, स्कूल हम लोग 9वीं 10वीं 11वीं 3 साल बिल्कुल साथ रहे हैं। हाँ। और उस समय कोशिश ये रहती थी कि भाई जितना ज्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ रह के और अच्छे से ज्ञान बांटते हुए काम करें, क्योंकि पढ़ाई का स्टैंडर्ड स्कूल का अच्छा था और उसके बाद हम लोगों को कोई टाइम ऐसा मिलता नहीं था कि जिसमें आपस में बैठ सकें। कोशिश रहती थी। खेल खिलाड़ियों में भी हम लोग काफी शामिल रहे, वॉलीबॉल में रहे, वॉलीबॉल में खेले थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोगों ने खेल कूद किया, तो उस तरह से अच्छा था। जब वापस स्कूल गए क्या कभी? स्कूल गया था मैं एक बार, करीब 2005 में गया था। स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, कोई जान पहचान के लोग मिले भी नहीं, ऐसा मिले भी नहीं। हाँ, अगली बार मौका मिला तो एक बार जरूर जाऊंगा। चलो अगली बार प्लान करते हैं। बच्चों को दिखाने ले गया था। अच्छा, तो स्कूल आपने जयपुर जोधपुर एमबीएम कॉलेज से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रिकल में। आपने क्या पहले से आपकी इच्छा थी कि इंजीनियर बनने की, या एक बाई चांस बन गए? क्लास 7 में जब मैं था ना, तब हमारे यहाँ करीब 100-200 फीट का कच्चा पक्का था एक मैदान था घर में। तो वहाँ पे कभी कभी कुछ गहती फावड़ा चलाते रहते थे, तो लगता था कि हम एग्रीकल्चर इंजीनियर बनेंगे। अच्छा। वो तो हुआ नहीं, क्योंकि बाद में पता लगा कि भाई आपको अगर जिंदगी चलानी है तो ऐसी इंजीनियरिंग करो जिससे नौकरी मिल जाए। अच्छा। उस समय नौकरी मिलना भी काफी मुश्किल था इंजीनियरों के लिए। उस समय तो सिविल वालों का तो बहुत बुरा हाल था। जब हमने एडमिशन लिया तो इलेक्ट्रिकल मैंने चूज करी थी और घर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि इमीडिएट नौकरी होनी चाहिए, जरूरत थी। हाँ, तो 78 में आपने पास आउट किया। उसके बाद कैसे जिंदगी शुरू की आपने? 78 में जब हम फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे थे, तभी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमारे उसमें आ गए थे कॉलेज में। अच्छा। उन्होंने सब कुछ अपॉइंटमेंट दे दिया था हाथ के हाथ ही। अच्छा, सभी को दे दिया था। उसमें रिक्वायरमेंट रहा काफी। हाँ, उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो पूरा बैच ही हमारा जो है तो उनको अपॉइंटमेंट मिल गया था। तो पास आउट होने के बाद हमने वही ज्वाइन कर लिया। ब्यावर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। अच्छा, ब्यावर में। हाँ हाँ। मेरा जो काम था। हाँ हाँ। तो कॉलेज में किस तरह रही आपकी जिंदगी? ज्यादा पढ़ाई करने वाले माने जाते थे, या माहौल कैसा था एमबीएम कॉलेज जोधपुर में? एक्चुअली कॉलेज में मेरा जो रहने का था वो मेरे रिलेटिव के साथ रहता था मैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा मेरा इंटरेक्शन हॉस्टल वगैरह लड़कों से नहीं हो पाता था। तो कॉलेज आवर के बाद जो एमसीसी वगैरह होती थी उसी में लोग मिलते थे, तो बड़ा स्मूथ सा चला, कोई ऐसा उखाड़ पचड़ नहीं रही। उसी समय बीच में इमरजेंसी लग गई, तो जो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा डिस्टर्ब माना जाता है, लेट चलता था सेशन वगैरह। तो लकीली वो इमरजेंसी में हमारा सब कवर अप हो गया। अच्छा, इमरजेंसी लाइन पे आ गया सारा, तो फायदा हो गया इमरजेंसी का। 3-4 महीने का कवर अप हो गया हमारा, तो उससे ये एडवांटेज हुआ कि पास आउट होते होते हम बिल्कुल टाइम से निकल गए। तो जयपुर में ब्यावर में आपने नौकरी शुरू की राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो वहाँ कितने साल तक रहे और क्या आपका नेचर ऑफ वर्क रहता था? वहाँ पे मेरा काम था सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन का। अच्छा। जो ब्यावर में उस समय नया 220 kV का सब स्टेशन बन रहा था। तो आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट। तो उसमें सभी तरह के इक्विपमेंट, सभी तरह की केबलिंग, मतलब ऑल 0 to Z कहना चाहिए, A to Z काम, वो सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो मैंने किया। उसके अलावा हमारा जो डिवीजन था ब्यावर का, उसके अंदर में अजमेर, सोजत और बाग, ऐसे कई 7-8 मेडता सिटी, वहां पर भी कोई भी ऑगमेंटेशन का काम होता था तो वो फिर मुझे ही करना पड़ता। तो वो 5-5.5 साल काफी अच्छे निकले। अच्छा, तुम रूटीन मेंटेनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय तुम प्रोजेक्ट में रहे। हाँ, इंस्टॉलेशन कमिश्निंग, दैट वाज द बेस्ट। तो वहीं से तुम्हारा अच्छा मतलब मजबूत नींव बढ़ गई तुम्हारे के लिए। काफी काम करने को मिला।
सरकारी नौकरी छोड़ के फिर तुमने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की, वो कब? सरकारी नौकरी शुरू तो करी और 78 में, फिर 79 80 इधर उधर ट्राई भी करते रहे कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ के, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी हुआ। फिर उस समय ये दिमाग लड़ाया गया कि भाई अगर किसी सीमेंट फैक्ट्री में गए तो आप मेंटेनेंस के अलावा तो कोई ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, तो छोड़ दिया। फिर 1984 में मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया। उनका वांट्स थी, उनको जरूरत थी, तो पेपर का एडवर्टाइजमेंट देख के मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया। अच्छा, एनटीपीसी? हाँ, एनटीपीसी। हाँ। एनटीपीसी से हम लोग मतलब टोटल पब्लिक सेक्टर 1984 से 1995 तक मैं रहा। अच्छा। जिसमें टिल 89 एनटीपीसी था मैं। उसके बाद में भी हम सबको ट्रांसफर कर दिया गया था पावर ग्रिड कारपोरेशन। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मली ट्रांसमिशन से रिलेटेड थे, सब स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन। एनटीपीसी में कहाँ रहे तुम? एनटीपीसी में मेरा मेजॉरिटी टाइम निकला सिंगरौली। अच्छा। जो कि थर्मल बेस्ड पावर प्लांट था वहाँ। हाँ। उसके बाद में वहीं से थोड़ी दूर में एमपी में एक जगह सीधी, और मैं फिर सब स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन में आ गया था। तो सीधी में मेरी पोस्टिंग थी। फिर सीधी से मेरा ट्रांसफर हुआ कोटा। फिर कोटा में जरूर मैं बहुत लंबा रहा, 1987 दिसंबर से लेके मार्च 1995 तक। अंता पावर प्लांट का जो ट्रांसमिशन सिस्टम था उसका कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मतलब बेसिकली इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और उसी में रहते हैं। अच्छा अनुभव हो गया तुमको। बाकी तो मैंने सुना पूरा कैरियर ही मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। इसमें पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस होता था तब तुम आरसीबी में थे तो? उस समय 1995 तक तो इतना ज्यादा नहीं था, पर आजकल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। दिक्कतें हैं आजकल कंस्ट्रक्शन कराने में, काफी तरह की दिक्कत। तो फिर एनटीपीसी से उसके बाद तुम, एनटीपीसी भी एक मतलब पब्लिक सेक्टर ही थी, उसके बाद तुम प्राइवेट में गए? हाँ, उसके बाद मैं एक कंपनी है दिल्ली की यूनिटेक, अभी तो बिल्डर के नाम से जानी जाती है। हाँ, यूनिटेक। उस समय वो बिल्डर थे दिल्ली में, लेकिन वो लीबिया में ट्रांसमिशन लाइन का काम करते थे। अच्छा। तो उनका ऑफर आया मेरे को कि अगर आप हमारे साथ लीबिया चलना चाहते हैं, तो फिर मार्च 1995 में मैं उनके साथ लीबिया चला गया। वहाँ की कंडीशन यहाँ की कंडीशन से बहुत डिफरेंट थी, और काफी कुछ ये कहना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट थे। अच्छा। यहाँ पे सपोर्ट काफी मिलते थे, वहाँ इंडिपेंडेंट थे। हमारा जो लोकेशन था वो हमारे हेडक्वार्टर से करीब 250 किलोमीटर दूर सहारा जंगल में कैंप था हमारा। तो कंटेनर कैंप्स होते हैं जो उस तरह के कैंप में रहते थे, और करीब 150 लेबर थी हमारे पास। अच्छा। कुछ मद्रास, वो इंडियन ही थी बेसिकली लेबर? हाँ, कुछ तमिलनाडु के थे और कुछ झारखंड के थे। आसाम के? झारखंड के। अच्छा, झारखंड, ओके। उस समय तो बिहार होता था। तो वहाँ और ज्यादा आपको सीखने को मिला होगा। हाँ, वहाँ पे फिर हमको और भी जगह के जो कंट्रोल्स हैं, मतलब जो डायरेक्टली कहना चाहिए, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट भी आप ही हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आप ही हो। अच्छा। आपका जो ट्रांसशिपमेंट्स है, कंटेनर्स है, क्लाइंट डीलिंग है, और हमारा क्लाइंट उस समय कोरियन होता था, हुंडई। अच्छा। उनके साथ फिर मीटिंग्स हैं, उनका लैंग्वेज है, उनका काम करने का तरीका है, वो सब एक नई सीख थी हमारे लिए। अच्छा। तो करीब 2 साल में वहाँ रहा। कितने, 2 साल? हाँ, 2 साल। अच्छा। 1997 अप्रैल में मैं लौट के आ गया। कभी वो ये गल्फ कंट्री था लीबिया, कर्नल गद्दाफी का था, तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप, तो कभी कोई खतरा महसूस हुआ वहाँ पे? नहीं, वहाँ मेरी लाइफ बड़ी सिंपल थी हमारी। अच्छा। सिंपल इन द सेंस कि बीइंग इंडियन, एक तो अलग तरह से हम लोगों को वहाँ पे रेस्पेक्ट दी जाती थी। अच्छा। दूसरी चीज ये थी कि वहाँ पे हर 40-45 किलोमीटर के बाद में एक चेक पोस्ट रहती थी, जिसमें आपको कुछ है तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो या पुलिस में जा सकते हो।
तो लाइफ बड़ी सिंपल थी और किसी लोकल वाले से हमारा ज्यादा काम पड़ता नहीं था, एक्सेप्ट कि हमारे ड्राइवर्स हैं या हमारे ट्रांसपोर्टर थे, तो वो 2-4 लोग हम लोगों के जो टच में रहते थे। बट बेसिकली मैं कहूँगा उस समय वो बहुत हेल्पफुल लोग थे, होते थे। ठीक है, आगे। तो वो लोग बेसिकली बड़े हेल्पफुल रहते थे और एम्बार्गो लगा हुआ था, इस कारण से कोई प्लेन वगैरह आता नहीं था वहाँ पे। तो जाते समय तो जैसे मैं ट्यूनिस होते हुए गया, लौटते समय मैं माल्टा होते हुए, माल्टा दुबई दिल्ली आए। तो थोड़ा डिफिकल्टी थी, खाने पीने का सामान जो चीज आती थी वही वो मिलती थी, आपकी चॉइस नहीं थी कि भाई आप अपनी चॉइस से कुछ। तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा करके आए कि आधे में भी प्रोजेक्ट पूरा करके आए? वो वाला जो प्रोजेक्ट हमको मिला वो हो गया था। उसके बाद फिर मैं और भी क्योंकि वो तो जल्दी हो गया था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और काम किया, जैसे वहाँ जो ऑयल कंपनीज थी उनके ऑयल फार्म्स होते थे। ऑयल फार्म्स मतलब वो स्टोरेज के लिए जो टैंकर लगाते हैं बड़े बड़े, हाँ। तो उसकी मेंटेनेंस में, उनका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, उनका रेनोवेशन, इस तरह के काम और भी किए। अच्छा, उसके बाद वापस भारत आ गए, दूसरी कंपनी ज्वाइन की है, उसी में रहे फिर? नहीं, उसके बाद फिर मैं इंडिया आ गया। यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया था, जॉब दिया था, लेकिन मुझे वो सूट नहीं किया। उसकी लोकेशन श्री गंगानगर थी और वो देवर बिगनर एट दैट टाइम। तो फिर मुझे लगा कि ये धंधा ऐसा है कि भाई चले ना चले वाली बात है, क्योंकि उन्होंने हुंडई के साथ ही यहाँ पे एक टावर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डाली थी। उनको आशा थी कि हम ईपीसी, तो इस तरह से था। तो फिर मैं अप्रैल 2007 में 1997 में लौट के आ गया। उसके बाद आपने फिर जॉब शुरू करना था। तो दो बड़ी कंपनी थी उस समय, केईसी इंटरनेशनल थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी कहा चलो, अपॉइंटमेंट भी हुआ और उसमें लोकेशन वाज बॉम्बे, महाट। कहाँ पर थे? बॉम्बे के नजदीक में महाट करके एक जगह है। अच्छा। तो फिर वो मेरे को बॉम्बे जमा नहीं, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके दो रीजन थे। एक ये था कि मैं हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चे यहाँ अहमदाबाद पढ़ते थे, तो जब मैं लौट के आया तो फिर मैंने कहा अहमदाबाद में अगर मेरे को जॉब मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कल तरू पावर ट्रांसमिशन में गांधीनगर आई ज्वाइन। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी कहा चलो, अपॉइंटमेंट भी हुआ और उसमें लोकेशन वाज बॉम्बे, महाट। कहाँ पर थे? बॉम्बे के नजदीक में महाट करके एक जगह है। अच्छा। तो फिर वो मेरे को बॉम्बे जमा नहीं, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके दो रीजन थे। एक ये था कि मैं हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चे यहाँ अहमदाबाद पढ़ते थे, तो जब मैं लौट के आया तो फिर मैंने कहा अहमदाबाद में अगर मेरे को जॉब मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कल तरू पावर ट्रांसमिशन में गांधीनगर आई ज्वाइन। अडानी कब ज्वाइन किया फिर आपने, अडानी? उसके बाद एक्चुअली मैं कलतरू में रहा करीब 9 साल। अच्छा, कल्पतरू ट्रांसमिशंस में। हाँ, उसमें मैं प्रोजेक्ट हेड, फिर अल्टीमेटली एज जनरल मैनेजर मैंने छोड़ा उसको 2005 में। और 2005 के बाद में मैंने केईसी इंटरनेशनल ज्वाइन किया, केईसी इंटरनेशनल में रहा। और 2009 में मैंने अहमदाबाद में अडानी ज्वाइन किया, अडानी पावर ज्वाइन किया था। अच्छा, बट ये बेसिकली तुम ट्रांसमिशन के फील्ड में ही हो? मैं बेसिकली ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन लाइन और मैं सब स्टेशन, बेसिकली यही रहा। तो ये अडानी में कैसा अनुभव रहा आपका? अडानी में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। कहने का मतलब ये था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई उसके अंदर ज्यादा इंटरफेरेंसेस कोई नहीं करता था। और ये फील्ड ऐसा था जिसके अंदर उनको मेरे ज्वाइन करने के पहले कुछ तकलीफें भी उन्होंने झेली थी। हो सकता है मेरा काम करने का तरीका उनको अच्छा लगा हो, तो कोई ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे हुआ नहीं, तो अपना काम स्मूथली चला। फाइनेंशियल भी तुमको पावर्स थी? हाँ, फाइनेंशियल भी थी। और वो तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, एक कि भाई आपको एक नोट मूव करना है, वो नोट पे आपका सीनियर वाला भी दस्तखत करेगा, फिर मार्केटिंग वाला उस पर टेंडर बुलाएगा, वो सब प्रोसीजर तो वही थे।
अच्छा, अडवाणी के बारे में मतलब पॉलिटिकली थोड़ा कंट्रोवर्शियल ग्रुप है, तो इसके बारे में मतलब कैसा आपकी फीलिंग रही? बस इसमें मेरा कहना ये है कि लोग कहते हैं कि वो बड़ा पॉलिटिकल है या ऐसा है। अब मैंने देखा है कोई भी बिजनेस हाउस हो, उसकी कुछ जान पहचान तो कुछ मंत्रियों से और कुछ लोगों से रहती है। हाँ। तो इसलिए ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं था कि हमको कोई तकलीफ आती है उसके। बट तुमको ये प्रोग्रेसिव ग्रुप लगा? अदानी में बड़ा प्रोग्रेसिव ग्रुप है, और सबसे बड़ी चीज है जो गौतम अदानी है, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा। और जितनी रिस्क वो लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी लेना नहीं चाहेगा बिजनेस में। उनका बड़ा अच्छा सोचने का तरीका, और वो उनकी सोच को हम अपने सोच से कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो इतना फार साइटेड में। आप इंटरेक्शन रहा उनसे? हाँ, काफी रहा। शुरू में तो जब छोटा ग्रुप हुआ करता था, हाँ। तो 2011-12 तक तो काफी रहा। उसके बाद फिर हमारा बोर्ड मीटिंग्स में या कोई प्रेजेंटेशन और अपना प्रोग्रेस रिव्यू वगैरह में ही होता था। बट 2011 तक तो काफी रहा। तो तुमको इस दौरान कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मंत्रियों वगैरह से भी मिलना पड़ता था क्या? नहीं, मंत्रियों से हम लोगों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई पॉलिटिशियन भी कोई डायरेक्टली कोई हमको जरूरत नहीं है उनकी। और रही बात ये कि क्योंकि आई वाज हेडिंग द ग्रुप, हेडिंग द ट्रांसमिशन ग्रुप, तो मुझे लोकल अथॉरिटीज से भी ज्यादा कभी मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो टीम थी, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हो, तो कलेक्टर, तहसीलदार, इन लोगों से कंपनसेशन वगैरह फिक्स कराना है आपको, राइट ऑफ वे क्लियर करने के लिए आपको पुलिस वगैरह की हेल्प चाहिए, या जो मेथोडोलॉजी है कि आपको कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी परमिशन के लिए, वो सब रूटीन में चलता रूटीन में हो जाता था। तो ये ट्रांसमिशन का मतलब काम क्या होता? पावर ट्रांसमिशन टू वेरियस एरियाज, और तुम्हारा कुछ इंटरनल ट्रांसमिशन था? नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया था तब इन लोग का एक ही एम था कि इनके पावर हाउस जो बना रहे हैं, उस समय इनका था यहाँ मुंदड़ा में, और दूसरा था इनका पावर हाउस जो तिरोड़ा महाराष्ट्र में था। अच्छा। उनसे पावर को इवैक्यूएट करने के लिए जो सिस्टम बनाना चाहिए, पहले उतना ही एम हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो कंप्लीट होने लगा, और इनका वो, तो इस ग्रुप ने फिर टैरिफ बेस्ड बिडिंग भी चालू करी। अच्छा। तो टैरिफ बेस्ड बिडिंग में कुछ प्रोजेक्ट हमको मिले। हाँ। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम जो है, अब वो ट्रांसमिशन का एक अलग कंपनी उन्होंने करी, जो कि शुरू में अदानी पावर में थी, फिर अदानी पावर से उसको डीमर्ज करके अलग से कंपनी बनाई, उसको लिस्ट किया, और अभी कम से कम मेरे ख्याल से 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आता है उसमें। तो इतना असेट है उनके उसके ऊपर, और टोटल असेट वैल्यू करीब 40,000 करोड़ के आसपास होगी। उतना ध्यान मैंने दिया नहीं अभी। अच्छा। और एक उन्होंने अभी रिसेंटली बॉम्बे का जो BSES होता था, बॉम्बे साबन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, उसको भी एक्वायर कर लिया है। अच्छा। BSES को भी एक्वायर कर लिया, तो जनरेशन भी आ गया एक पार्ट उसमें, ट्रांसमिशन प्लस जनरेशन हो गया वो भी कंपनी। नहीं, अब अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं क्या बॉम्बे में? अडानी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है? अडानी में उसी से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन था वही है। तो तुम्हारे सबसे, तुमने कालपात्रू में काम किया, तुमने केईसी इंटरनेशनल में किया, और इसमें किया, तो इसमें से सबसे अच्छा वर्किंग कंडीशन तुमको कहाँ लगा? वर्किंग कंडीशन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे काम करते हो उस पर कंडीशन बन जाती है। तो मुझे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आई, कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। और अपने, या तो हमारे सोचने का तरीका ऐसा था जो सबको एक्सेप्टेबल होता था, तो इसलिए मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। मतलब तुमने देखा जाए तो प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है, और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ एडवांटेज, एक सेंटेंस में बताना चाहो, डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे करोगे? फिर से रिपीट कर। तुमने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, पब्लिक सेक्टर में काम किया, और गवर्नमेंट में डायरेक्ट काम किया है, और इनको मतलब कंपेयर करना चाहो एक दो सेंटेंस में तो कैसे करोगे? मुझे लगता है कि मेरा जो सोचने का तरीका है या मेरा जो काम करने का तरीका था वो प्राइवेट के लिए ज्यादा बेहतर था। गवर्नमेंट में मेरा तो क्या, मेरे बॉस की भी उतनी लिमिटेशंस होती थी कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता था। अच्छा।
तो ये वो थोड़ा एक वो ऐसा था। फिर बॉसेस बहुत होता था, ये हमारे एक्शियंस आ गए हैं, ये हमारे एजेंट्स आ गए हैं, ये हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स आ गए हैं। तो वो सब उसी में कोई काम के डिस्कशन ना होते, ऐसा लगता था कि भाई हम लोग फॉलोअर है बस। अच्छा, और सपोज तुम इंजीनियर ही नहीं बनते तो क्या बनते, फिर क्या करते? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच सच बताऊं तो इंजीनियर भी बनने के लिए भी हमारे पास जो रिसोर्सेज थे जिस समय हमने हायर सेकेंडरी करी, हाँ। वो बड़े लिमिटेड थे। ठीक है ना। जोधपुर एक सिर्फ कॉलेज था जहाँ मैंने एप्लीकेशन डाली थी। वो उसका रीजन ये था कि भाई वहाँ हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो आपको एक रहने करने का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर वहाँ मेरा एडमिशन नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि मैं फिर कॉलेज में जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो दैट वाज वेरी वेरी रिस्की प्रपोजिशन कि भाई एक ही कॉलेज में आपने डाला, और लकीली आई गॉट इट। बीइंग इन प्रोजेक्ट 1997 के बाद पर्टिकुलरली मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाया। अच्छा। क्योंकि मैं भुवनेश्वर में रहा, सतना में रहा, एमपी में सीधी में रहा, तो उस सब पीरियड में बच्चों की पढ़ाई अपनी जगह चलती थी। अच्छा। तो वहां से लेकर 2005 तक मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाया। तुम अकेले ही रहे मतलब? 2005 में जब मैं अल्जीरिया से वापस लौट के आया, I decided कि मुझे अब कुछ फॉरेन कंट्री में कोई काम नहीं करना है। अच्छा। तब फिर फैमिली मेरे साथ 2005 से रहना शुरू किया। तो सबसे ज्यादा मिसिंग पार्ट ये था कि जब बच्चों को मेरी जरूरत थी तब शायद मैं नहीं था उनके साथ। बाकी अच्छा रहा सब कुछ जिंदगी में? हाँ, बाकी लाइफ बड़ी अच्छी सी रही, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कहीं पे भी। कोई भी स्कूल, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट छोड़ा हो। स्कूल की याद आती है? स्कूल के दिनों की? स्कूल के आते हैं, और जैसे पता है आपको तो यहाँ आर के व्यास तो यहाँ है ही। हाँ। तो हम लोग 3-4 महीने में एक बार मिल लेते हैं। अच्छा। तो ऐसा लगता है पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उसका ब्रदर भी है यहाँ पे, वो भी अपने स्कूल में पढ़ता था। फिर हमारे एक और लड़का था देवेंद्र कुमार भारद्वाज, वो हमसे 1 साल सीनियर था, पर कॉलेज में मेरे साथ था। वो भी यहीं पर है। तो काफी लोग हैं यहाँ पे। आजकल की पब्लिक गवर्नमेंट स्कूलों को और अपने टाइम की गवर्नमेंट स्कूलों को कैसे कंपेयर करोगे? और अभी तो स्कूल चाहे गवर्नमेंट का हो और चाहे प्राइवेट हो, वो उसमें टीचर का रोल कोई ज्यादा नहीं है। ट्यूशन भी चलता है है और आपके पेरेंट की मेहनत है जो आपको कहीं ले जाए। टीचर वगैरह का कुछ नहीं। अभी आप देख ही रहे हो ना, इस लॉकडाउन पीरियड में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जो पर्सनल टच हम लोगों के टाइम में टीचर का होता था, चाहे वो डंडे से हमको टच करता हो तो भी अच्छा लगता था। वो ज्यादा ज्ञान देता था हमको। और आज के यंग इंजीनियर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? अभी भी जो यंग इंजीनियर्स हैं, मैं तो काफी रिक्रूटमेंट भी किए मैंने। पहले हम लोगों ने अच्छे कॉलेजेस के लड़के भी ट्रांसमिशन लाइन में रिक्रूट किए। एक दो बार ये हुआ, हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं भाई आपको एमबीए भी लेने चाहिए। अच्छा। पर मैंने घूम फिर के मैंने ये देखा कि आजकल का इंजीनियर सिर्फ अपॉर्चुनिटी को जो है एनकैश करने की कोशिश करता है। आज उसके पास कोई जॉब नहीं है तो वो आपके पास है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चला जाएगा। लॉयल्टी नहीं हमारे मैनेजमेंट से बहुत लड़ झगड़ के मैंने कहा मैं किसी ए क्लास कॉलेज में जाऊंगा ही नहीं। अच्छा। अगर ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको बच्चे चाहिए तो यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी का कोई कॉलेज ले लो जो कि बी क्लास कॉलेज हो, जिसके अंदर बच्चे को पढ़ाने वाले जो मदर फादर है वो अपनी अच्छी मेहनत की कमाई से उनको पढ़ा रहे हो। अच्छा। उसको नौकरी मिलेगी तो वो काम करेगा। और लकीली ऐसा ही हुआ। मैंने आगरा से 22 लड़के लिए, वो 20 लड़के हमारे साथ लगे रहे लंबे समय, क्योंकि उनको जरूरत थी। इस तरह का था। तो वो कंसेप्ट चेंज किया मैंने। तो आई ऑलवेज, और फिर मैं ये नहीं देखता था ये कितना पढ़ा लिखा है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में व्हेन आप पब्लिक के साथ में डील कर रहे हो तो उस मामले में आप खड़े होने चाहिए। वहाँ पे 15-20 आदमी के सामने अगर आपको खड़ा होकर लड़ना है या समझाना है, वो एटीट्यूड अगर आप में है तो यू आर सक्सेसफुल फॉर ट्रांसमिशन। उसमें आपकी किताबी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। और अब क्या प्लान पोस्ट रिटायरमेंट आपका? अभी तो मैं फिलहाल 1 साल के लिए L&T IDPL एक कंपनी है चेन्नई में,
हाँ, उसके लिए कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी लॉकडाउन है तो वो काम घर से ही हो रहा है, हम्म, नहीं तो महीने में 2 बार मैं चेन्नई जाता था या उनके अहमदाबाद ऑफिस में काम होता अच्छा। बाकी था, उनके आराम, साथ काम करता है। बाकी आराम है। बाकी टाइम कुछ शेयर मार्केट है, मतलब चाहे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन और किसी टीवी की चैनल को देखने से मुझे हाँ, लगता है शेयर मार्केट ज्यादा की चैनल ज्यादा अच्छी है। अच्छा। न्यूज चैनल के शेयर बजाय मार्केट कमर्शियल चैनल है। ज्यादा। हाँ बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपको, आपने समय निकाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके, और फिर बताना कुछ और भी हो कभी तो। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, चलो, ओके राइट, दोस्त, थैंक यू। ओके, बाय बाय।